हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम यूजीसी नेट हिंदी के सिलेबस में लगी भाषा विज्ञान की यूनिट 1 में से कुछ पीवाईक्यू प्लस एमसीक्यू मिक्स करके क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिहारी हिंदी उपभाषा की मुख्यतः बोलियां कितनी हैं? तो बिहारी हिंदी उपभाषा जो है उसकी बोलियां कितनी हैं? 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं या फिर 3 हैं। मैंने क्वेश्चनों के साथ में जो है एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है और ये पीडीएफ जो मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी और आप वहाँ से जो है इसको देख सकते हैं। इस भाषा में मुख्यतः 3 उपबोलियाँ आती हैं, भोजपुरी, मगही और मैथिली। थोड़ा सा जो है एक्सप्लेनेशन भी मैंने इसमें ऐड की हुई है। भोजपुरी बोली का अर्थ में भोजपुरी बोली के अर्थ में जो है सर्वप्रथम प्रयोग कब होता है? ईयर बताना है। 1789 में, 1760 में या फिर 1769 में। तो भोजपुरी का बोली के अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग जो होता है वो 1789 ईस्वी में होता है और राजा चैत सिंह के सिपाहियों की बोली के लिए हुआ था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी हिंदी भाषा को लगभग कितने लोग जो हैं बोलते हैं? राजस्थानी जो भाषा है उसको लगभग 3 करोड़ लोग बोलते हैं, 4 करोड़ बोलते हैं या फिर 1 करोड़ बोलते हैं। तो राजस्थानी जो हिंदी है उसको लगभग 4 करोड़ लोग बोलते हैं और राजस्थानी हिंदी यूपी, राजस्थान, मालवा जनपद और कुछ क्षेत्रों तक फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, मालवी का अन्य नाम क्या है? अहिरवटी, मेवाती, मालव या मालवा। तो मालवी का जो अन्य नाम है, मालवी को जो है दूसरे नाम से जाना जाता है वो है मालव के नाम से। अब पूछा जा रहा है कि मालवी मुख्यतः कहाँ पर बोली जाती है? स्थान बताना है। मथुरा के आसपास बोली जाती है, उज्जैन के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है या फिर रेवाड़ी के क्षेत्र में बोली जाती है या फिर जो है बिहार के आसपास के जो है क्षेत्र में बोली जाती है। तो मालवी मुख्यतः कहाँ पर बोली जाती है? मालवी मुख्यतः उज्जैन के आसपास के क्षेत्र में जो है मालवी बोली जाती है। जयपुरी का पुराना नाम क्या है? तो जयपुरी का जो है पुराना नाम वो है ढूढानी। और अगर पूछा जाए कि जयपुर का पुराना नाम क्या है, तो जयपुर का पुराना नाम पूछा जाए तो जयपुर का पुराना नाम है ढूढान और ढूढान से ही जो है ढूढानी बना और ये जो है जयपुर का ढूढान नाम होने की वजह से ही जो है इसका जो पुराना नाम हो गया ढूढानी बोली का। तो जयपुर का पुराना नाम क्या है? ढूढान और ढूढानी वहाँ पर बोली भी जाती है। और क्यों बोली जाती है? क्योंकि जयपुर जो है पहले ढूढान के नाम से प्रसिद्ध था, तो इस वजह से जो है वहाँ पर जयपुरी भी ढूढानी जो है नाम पड़ गया उसका। आगरा, मथुरा, अलीगढ़, मैनपुरी आदि क्षेत्रों में कौन सी भाषा बोली जाती है? कौन सी बोली बोली जाती है? ये भाषा नहीं है, कौन सी बोली बोली जाती है? तो आगरा, मथुरा में कौन सी बोली बोली जाती है? ब्रज भाषा आती है। ब्रज भाषा मुख्यतः उत्तर प्रदेश में बोली जाती है और आगरा, मथुरा, अलीगढ़ ये सारे जो है यूपी के ही क्षेत्र हैं। हरियाणवी बोली के मुख्य क्षेत्र बताइए कि हरियाणवी जो बोली है वो मुख्यतः कहाँ पर बोली जाती है? तो हरियाणवी दिल्ली, कुरुक्षेत्र, करनाल, जींद के आसपास बोली जाती है। आगरा, मथुरा, अलीगढ़, मैनपुरी ये तो हमने अभी पढ़ा है, यहाँ पर तो ब्रज भाषा बोली जाती है, ये तो ब्रज की हो गई। बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर, छपरा, गोपालगंज
और भोजपुरी ये भी नहीं है, तो इसका हो जाएगा हरियाणवी की जो बोली है वो दिल्ली, कुरुक्षेत्र, करनाल और जींद हो जाएगी। दिल्ली, कुरुक्षेत्र, करनाल और जींद। हरियाणवी बोली मुख्यतः जो है दिल्ली, कुरुक्षेत्र, करनाल, जींद के आसपास जो है क्षेत्रों में बोली जाती है। मैंने इसमें एक्सप्लेनेशन भी ऐड कर दिया ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अगर आप बाद में पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं तो वहां से भी इजीली पढ़ सकते हैं। बिहारी बोली की नामकर्ता कौन थे? मतलब जो बिहारी बोली जो नाम दिया है वो किसी ने तो दिया होगा ना पहले, तो किसने दिया है उसके बारे में जो है क्वेश्चन है। तो बांकीदास ने, राहुल सांकृत्यायन ने या ईश्वर चंद्र ने? तो बिहारी जो बोली जो नाम दिया है वो दिया है बांकीदास ने। पुरानी मारवाड़ी को क्या कहते हैं? पिंगल, डिंगल या ढूढ़ानी? तो पुरानी मारवाड़ी को कहते हैं डिंगल। अब भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भोजपुरी का जो शेक्सपियर है वो भिखारी ठाकुर को कहा जाता है, बोधा को कहा जाता है, आलम को कहा जाता है या घनानंद को कहा जाता है? तो भोजपुरी का जो शेक्सपियर कहा जाता है वो कहा जाता है भिखारी ठाकुर को। किसको कहा जाता है? भिखारी ठाकुर को। इन्होंने जो है 12 विदेशिया नाटकों की भी जो है रचना की। किसने? भिखारी ठाकुर ने 12 नाटकों की रचना की। ये पॉइंट भी जो है आप नोट कर सकते हैं। वैसे पीडीएफ जो है मैं आपको एज इट इज टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी, जो हमारे यूट्यूब चैनल का यूट्यूब चैनल बना हुआ है, सॉरी टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, यूट्यूब चैनल के नाम से ही आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मैथिली मुख्यतः किन ध्वनियों का अत्यधिक प्रयोग होता है? जो मैथिली में जो है मुख्यतः 6 लय का प्रयोग होता है, रे और ख का प्रयोग होता है, पे और फे का प्रयोग होता है। तो मैथिली में मुख्यतः 6 और लय होने का अत्यधिक प्रयोग होता है। मतलब जो सबसे ज़्यादा अत्यधिक जो प्रयोग होता है वो 6 का और लय का होता है। किसमें? मैथिली में। शुद्ध खड़ी बोली के प्रारंभिक नमूने कहाँ से प्राप्त होते हैं? विद्यापति की पदावली से, अमीर खुसरो की शायरी से, ज्योतिश्वर ठाकुर के ग्रंथ से या फिर नाथों के साहित्य से? तो शुद्ध खड़ी बोली के जो नमूने प्राप्त होते हैं वो होते हैं अमीर खुसरो की शायरी से। तो इसका ये वाला हो जाएगा अमीर खुसरो। क्योंकि खड़ी बोली का जो प्रवर्तक भी इन्हीं को कहा जाता है, मतलब सबसे पहले जो है खड़ी बोली का प्रयोग यही करते हैं। सजन सकारे जाएंगे नैनन मरेंगे रोए, बिधना ऐसी रैन कर भर कंधों ना होए। तो ये जो पंक्तियां हैं ये इनमें से जो है किसके बारे में कही गई हैं? नामदेव के बारे में, सरहपा के बारे में, अमीर खुसरो के बारे में या फिर विद्यापति के बारे में? तो सजना सकारे जाएंगे नैनन मरेंगे रोए, तो ये जो है ये अमीर खुसरो के बारे में है प्रस्तुत पंक्तियां। चूली का पैसाची को दंडी ने कौन सी भाषा कहा है? जो आचार्य हैं आचार्य दंडी, वो चूली का पैसाची को क्या कहते हैं? वो चूली का पैसाची को या प्रेत भाषा कहते हैं, भूत भाषा कहते हैं, वर्तमान भाषा कहते हैं या फिर शुद्ध भाषा कहते हैं? तो दंडी जो है उनको प्रेत भाषा कहते हैं। 7वीं है यहाँ पर, 16 नहीं है, 7 7 हाँ 7वीं से 11वीं शती के तक के समय को अपभ्रंश का स्वर्ण काल जो है कौन से विद्वान मानते हैं? हरदेव बाहरी मानते हैं, सुनीति कुमार चटर्जी मानते हैं, धीरेन्द्र वर्मा मानते हैं या फिर भोलानाथ तिवारी मानते हैं? तो स्वर्ण काल जो मानते हैं 7वीं से 11वीं शती को अपभ्रंश का स्वर्ण काल, वो मानते हैं सुनीति कुमार चटर्जी। 7वीं से 11वीं सती के समय को अपभ्रंश का स्वर्ण काल, सॉरी सुनीति कुमार चटर्जी नहीं है, हरदेव बहारी है। हरदेव बहारी ने कहा था, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी और धीरेन्द्र वर्मा ने अपभ्रंश को
भारतीय आर्य भाषा के विकास की एक स्थिति माना है। स्वर्णकाल डॉक्टर हरदेव बिहारी मानते हैं, और सुनीति कुमार चटर्जी और धीरेन्द्र वर्मा अपभ्रंश को भारतीय आर्य भाषा के विकास का एक स्थिति मानती है। भाई यहाँ से जो है भारतीय आर्य भाषा की जो है विकास की शुरुआत होने लगी है। अपभ्रंश के उपनागर आभीर ग्राम्य में आदि भेद किसने किए हैं? नामी साधु ने, मार्कंडेय ने, तगारे ने। तो अपभ्रंश के उपनागर और आभीर जो है ये भेद किए हैं नामी साधु ने। इसका हो जाएगा नामी साधु। पूछा जा सकता है कि वैदिक जो भाषा थी उसमें कुल कितनी ध्वनियों का प्रयोग किया जाता था? 50, 52, 49, 55। तो इसका आ जाएगा 52। जो वैदिक भाषा में जो कुल ध्वनियों का प्रयोग होता था वो होता था 52 ध्वनियों का प्रयोग। प्राकृत की अंतिम अवस्था को क्या कहते हैं? पाली, प्राकृत या अपभ्रंश? तो पाली पहली है, प्राकृत दूसरी है, और तीसरी आ जाएगी अपभ्रंश। तो तीसरी जो अवस्था है वो है अपभ्रंश। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का सबसे प्राचीन रूप कौन सा है? पाली, संस्कृत, वैदिक संस्कृत या फिर प्राकृत? इसका आ जाएगा वैदिक संस्कृत जो है वो सबसे पुराना है, क्योंकि सबसे पहले वैदिक संस्कृत है। तत्पश्चात लौकिक है, लौकिक संस्कृत, वैदिक, लौकिक, और उसके बाद जो है प्राकृत, पाली और अपभ्रंश जो है इनका समय चलता है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का काल सामान्यतः किस अवधि को माना जाता है? 1500 से 1000, 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, या फिर 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी, या फिर 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का पूछा जा रहा है, तो इसका हो जाएगा 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक। उल्टा चलता है ये ईसा पूर्व। निम्न में से कौन प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का रूप नहीं है? लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, अपभ्रंश या फिर संस्कृत? तो इनमें से जो है भारतीय आर्य भाषाओं का जो रूप नहीं है वो कौन सा है वो बताना है। तो अपभ्रंश जो है वो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का रूप नहीं है। कौन सा? अपभ्रंश। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ पाली का प्रसिद्ध बौद्ध धार्मिक ग्रंथ है? तो बौद्ध धार्मिक पूछा जा रहा है। रामायण तो नहीं है, क्योंकि रामायण तो अवधी भाषा का है। त्रिपिटक, महाभारत संस्कृत का है, अष्टाध्याय जो पाणिनि का। तो त्रिपिटक जो है वो बौद्ध का धार्मिक ग्रंथ हो जाएगा। मैंने इसमें साथ के साथ जो है आंसर भी ऐड कर दिए हैं, ताकि आपको जो है आंसर ढूंढने भी ना पड़े और आप आसानी से जो है इसे पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ पाली भाषा का नहीं है? त्रिपिटक तो बौद्ध का है, अभी पढ़ा था हमने। जातक, धम्मपद, अष्टाध्याय भी नहीं है। तो हाँ, पाली का नहीं है जो वो है अष्टाध्याय।
अपभ्रंश नाम पहले पहल वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेखों में मिलता है। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामचंद्र शुक्ल का, राम कुमार वर्मा का, सुनीति कुमार चटर्जी का। तो अपभ्रंश का जो है पहला जो लेख मिलता है वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेखों में मिलता है। यह कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अवहट भाषा अपभ्रंश या पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी है। यह कथन बताना है। किसका है? सुनीति कुमार चटर्जी का, ज्योतिषवर ठाकुर का, रोड़ा कवि का या विद्यापति का। तो ये हो जाएगा सुनीति कुमार चटर्जी का। ये अवहट भाषा या अपभ्रंश पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी है, ये सुनीति कुमार चटर्जी ने कहा है। विद्यापति ने कीर्ति लता की भाषा को क्या कहा है? उनकी जो है कीर्तियां हैं, कीर्ति लता का, कीर्ति पताका और लताका दोनों हैं इनकी। तो पूछा जा रहा है कि कीर्ति लताका जो है उसकी भाषा को क्या कहते हैं? पुरानी हिंदी कहते हैं, खड़ी बोली कहते हैं, अवहट कहते हैं या अवधी भाषा कहते हैं। तो विद्यापति ने कीर्ति लता की भाषा को क्या कहा है? अवहट कहा है। सी आंसर हो जाएगा। राजस्थानी हिंदी उपभाषा किस वर्ग की उपभाषा मानी जाती है? राजस्थानी कवर्ग की, टवर्ग की, चवर्गी, पवर्ग की या फिर? तो जो राजस्थानी हिंदी है वो कौन से वर्ग की भाषा मानी जाती है? वो टवर्ग की भाषा मानी जाती है। राजस्थानी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी बोली नहीं आती? राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत कौन सी बोली जो है नहीं आती? मारवाड़ी आती है, मेवाती भी आती है, मालवी भी आती है, अवधी नहीं आती। ठीक है। पुरानी मारवाड़ी को किस नाम से जाना जाता है? पिंगल, डिंगल, ब्रज, खड़ी बोली। तो पुरानी मारवाड़ी जो है उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको डिंगल के नाम से जाना जाता है। बी। अब राजस्थानी हिंदी में को परसर्ग को के स्थान पर किसका प्रयोग होता है? मतलब जो राजस्थानी हिंदी है, जो हम को का प्रयोग करते हैं उसके स्थान पर ये लोग किसका प्रयोग करते हैं? सु का प्रयोग करते हैं, ने का प्रयोग करते हैं, न का प्रयोग करते हैं, तय का प्रयोग करते हैं। तो राजस्थानी भाषा में ये किसका प्रयोग करते हैं? न का प्रयोग करते हैं। मैं, ने, मन, ने, तन, ने। तो इस तरीके से जो ये को के स्थान पर जो है न का प्रयोग करते हैं। राजस्थानी हिंदी की प्रमुख बोलियां कौन सी हैं? तो राजस्थानी की जो है मेवाती, जयपुरी, मारवाड़ी और मालवी। तो ये सारी की सारी ही हैं राजस्थानी की, सारी हैं। सॉरी, राजस्थानी हिंदी की प्रमुख बोली कौन सी है? अच्छा, प्रमुख पूछा गया है तो प्रमुख में आ जाएगी मारवाड़ी, सी। निम्नलिखित में से कौन सी मारवाड़ी की उपबोली है? सिरोही, गढ़वाली, कन्नौजी या फिर अवधी। मारवाड़ी की भी उपबोली पूछा गया है तो मारवाड़ी की जो उपबोली हो जाएगी वो हो जाएगी सिरोही। मारवाड़ी की सिरोही। अवधी बोली मुख्यतः किस क्षेत्र में बोली जाती है? बुंदेलखंड में, अवध क्षेत्र में, लखनऊ, अयोध्या, प्रयागराज में या फिर मिथिला में या फिर कुमाऊं में। तो अवधी जो बोली जाती है वो अवध क्षेत्र में ही बोली जाती है। और अवध क्षेत्र में कौन कौन से आ जाएंगे? लखनऊ आ जाएगा आपका, अयोध्या, प्रयागराज
ये सारे स्थान आ जाएंगे। बिहारी हिंदी का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? बिहार, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब। तो बिहारी का जो प्रमुख क्षेत्र है बिहारी हो जाएगा। बघेली बोली मुख्य रूप से किस क्षेत्र में बोली जाती है? बुंदेलखंड में, ब्रज में, मालवा में, गढ़वाल में। तो बघेली जो बोली जाती है वो बुंदेलखंड में रीवा, सतना, सीरी आदि में बोली जाती है। छत्तीसगढ़ी बोली के प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं छत्तीसगढ़ी के? बुंदेलखंड छत्तीसगढ़, मिथिला, कुमाऊं। तो बुंदेलखंड के जो है छत्तीसगढ़ी के कौन से हो जाएंगे? छत्तीसगढ़ी हो जाएगी। छत्तीसगढ़ी हो जाएगा। कुमाऊनी बोली मुख्यतः कहाँ बोली जाती है? गढ़वाल, कुमाऊं, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, अवध या भोजपुरी। कुमाऊनी बोली कुमाऊं, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ आदि। हरियाणवी को बांगरू किस विद्वान ने कहा है? गिरियर्सन ने, धीरेन्द्र वर्मा ने, राम कुमार वर्मा ने, सुनीति कुमार चटर्जी ने। तो हरियाणवी को बांगरू कहा है गिरियर्सन ने। यह आदेश किस अनुच्छेद के अंतर्गत जारी किया गया कि जहां तक संभव हो जनता के साथ पत्र व्यवहार में तथा प्रशासनिक कार्यों में हिंदी के प्रयोग को अंग्रेजी के साथ बढ़ावा दिया जाए, और सीधी बात यह भी लिख दी जाए कि अंग्रेजी पाठ को ही जो है प्रामाणिकता मिलेगी। अगर किसी स्थिति में विवाद होता है तो उस स्थिति में जो है अंग्रेजी भाषा को ही प्रमाणित माना जाएगा, हिंदी भाषा को जो है प्रामाणिकता नहीं मिलेगी। तो इसका अंदर 1955 अनुच्छेद 1955 के अंतर्गत हिंदी और अंग्रेजी के विवाद को स्पष्ट किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 345, अनुच्छेद 351। संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की राजभाषा, संघ की जो राजभाषा होगी उसका जो है प्रावधान है अनुच्छेद 343 में। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की राजभाषा क्या है? अंग्रेजी है, देवनागरी लिपि है, संस्कृत है या फिर उर्दू है? हिंदी देवनागरी लिपि हो जाएगी संघ के अनुसार, जो है भारतीय संविधान के अनुसार संघ की राजभाषा। राजभाषा अधिनियम किस वर्ष जो है पारित होता है? राजभाषा से संबंधित जो भी अधिनियम बनाए गए थे वो जो है उनका वर्ष बताना है। 1950, 1963, 1965, 1976। 1963 के अंतर्गत जो है राजभाषा अधिनियम पारित होता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश किया गया है कि हिंदी भाषा का जो है विकास किया जाएगा? 344, 348, 351, 350। 351 के अंतर्गत जो है भाषा के विकास का निर्देश शामिल किया गया है।
राजभाषा आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 345, अनुच्छेद 351। अनुच्छेद 344 के अंतर्गत राजभाषा आयोग के गठन का जो है प्रावधान किया गया है। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब और कहां पर होती है? नागरी प्रचारणी सभा की जो है स्थापना 1910 में होती है और प्रयागराज में होती है। सॉरी, 1893 में होती है और वाराणसी में होती है। ये वाला हो जाएगा। 1910 प्रयागराज, 1985 दिल्ली, 1909 लखनऊ, ये ऑप्शन गलत हैं। 1893 वाराणसी। हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? 1905, 1910, 1918, 1925। तो हिंदी साहित्य सम्मेलन की जो स्थापना होती है वो 1910 के अंतर्गत होती है। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास और प्रचार प्रसार का प्रावधान किया गया है? मतलब हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार करेंगे, ये कौन से आर्टिकल, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 345, अनुच्छेद 351। तो ये आती है अनुच्छेद 351 के अंतर्गत। राजभाषा नियम किस वर्ष जो है बनाए गए? 1963, 1965, 1976, 1978। राजभाषा अधिनियम जो है बनाए गए थे 1976 में। निम्नलिखित में से हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए कार्य करने वाली संस्था कौन सी है? हिंदी का जिसने हिंदी के प्रचार और प्रसार में जो है सहयोग किया वो नागरी प्रचारणी सभा, हिंदी साहित्य सम्मेलन, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा या उपयुक्त सभी। तो हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए कार्य करती है नागरी प्रचारणी सभा। सॉरी, सभी करते हैं। नागरी प्रचारणी सभा भी करती है, हिंदी साहित्य सम्मेलन में भी, और दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा में भी जो इनका प्रयोग होता है। तो सारे आ जाएंगे, सभी। नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। थ्योरी की क्लासेस भी चल रही है यूनिट 7 की, और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी साथ में चल रही है, और यूनिट 2 भी जो है चली हुई है। तो आप बाकी की वीडियो भी वहाँ से जा करके देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। इस चैनल की जो है इस क्लास की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। धन्यवाद।